होगी स्टार्ट, चलो। सो इलास्टिसिटी कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला पार्ट है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। सो हमने इलास्टिसिटी उसकी कॉज पढ़ लिए थे, कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है वो भी पढ़ लिया। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस कौन लगाता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस कैन बी नॉर्मल टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस, प्रेशर में डिफरेंस पड़ा था, ठीक है। फिर हमारा आया था कि इलास्टिक लिमिट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वहाँ पे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई। और जब हम सॉलिड की बात करेंगे, जब हम उसकी लेंथ को चेंज कर रहे होंगे, उसको यहाँ तो स्ट्रेच करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ नोट करेंगे, या कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस नोट करेंगे। सो इन दैट केस यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कर लिया था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एफ यहाँ पे क्या था हमारे पास, एफ हमारे पास फोर्स थी, यहाँ पे कौन सी फोर्स थी, रिस्टोरिंग फोर्स, और ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल क्या चीज़ है, चेंज इन लेंथ। बेटे गेट बंद करो, डेल्टा एल की चीज़ है चेंज इन लेंथ। अच्छा, अगर चेंज बड़ा स्मॉल है तो डी एल कर देते थे। तो लास्ट टाइम हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, देखो सबसे पहले एक्चुअल लेंथ के ऊपर पॉइंट पड़ा था कि अगर आपने जैसे फ़ैन की रॉड है, आपने उसकी रॉड के नीचे पहले आप 5 kg मास हैंग करते हो, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स या टेंशन कितनी डेवलप हुई, T1, उसकी लेंथ कितनी नोट कर ली, टोटल लेंथ L1। बाद में आपने टेंशन चेंज कर दी तो नई लेंथ कितनी नोट की, L2। तो अगर आपको बोले कि एक्चुअल लेंथ कैसे निकालनी, तो ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला हमने लिखा था, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस, और ये वैलिड क्या है कि T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ आ जाती थी। सेकंड ये भी पढ़ा था कि यंग्स मॉडुलस डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, एक मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट एक ये भी चीज़ की थी कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो यंग मॉडुलस क्या होता है, चेंज। मैटल दी रॉड नू नॉर्मल बेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो गर्म करके बेंड करेंगे तो बेंड हो जाती है। यहाँ उसको स्ट्रेच करना बड़ा डिफिकल्ट है, गर्म करके करोगे तो जल्दी स्ट्रेच आउट हो जाएगी, कारण विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यंग मॉडुलस डिक्रीजेस। तो ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ये वाला, इलॉन्गेशन इन वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो एक रॉड नू सीलिंग तो हैंग करता, वो अपने वेट के अंडर ही कुछ देर बाद एक्सपैंड कर जाएगी, कुछ नीचे हैंग नहीं किया, बट इट विल एक्सपैंड अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। वो कितना एक्सपैंड करेगी, हाउ मच इट स्ट्रेच, वो फॉर्म पड़ना है, ठीक है। तो देखो द वेट ऑफ द वायर mg, ठीक है, एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप नोट करोगे ना, ये अगर मान लो रॉड है ये मेरे पास, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, इसको सीलिंग से हैंग कर देते हैं, फ़ोन भी हैंग कर देंगे ना, कुछ साल हैंग रहेगा, कुछ साल बाद भी देखोगे ऊपरों की मास का अर्थ थैले की मास की हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये अपने वेट के अंडर ही हो जाएगा, नीचे स्ट्रेच हो जाएगा। जब भी आपने किसी भी बॉडी को स्टडी करना है, आपने पूरी बॉडी की डायमेंशन स्टडी नहीं करनी, किसको स्टडी करना है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सारा वेट कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। जो पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चेंज होगी वो हम नोट करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल अगर बॉडी की टोटल लेंथ कितनी है वायर की, लेट से कितनी लेंथ है, L कितनी है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है, L/2। तो हमने ओरिजिनल लेंथ L नहीं लेनी, क्या लेनी है, L/2। तो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्या होता है, FL अपॉन AY। ये कहाँ से आया, यंग्स मॉडुलस अगर y यहाँ लिखते हो तो फॉर्मूला था FL अपॉन A डेल्टा L, यही था। अस्सी निकाल रहे हैं डेल्टा L, तो डेल्टा L उधर चला गया, y नीचे। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, अराउंड 2 या 3 महीने तो एक बॉडी ने हैंग कर दोगे ना, समर से विच या विंटर से विच, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम, बट समर विंटर के मिड में नहीं करना, समर में टेम्परेचर 35 है, विंटर में 20 पहुंच गया, ह्यूज डिफरेंस, तब नहीं वैलिड, ठीक है, सीजन सेम रहना चाहिए। F कितना है mg, लेंथ कितनी लेंगे, L/2। क्यों L/2 लेना है, बिकॉज आपने किसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कितनी पोजीशन थे। वैल्यू सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की होता मास, और वॉल्यूम होता एरिया इंटू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जे तुसी m ਦੀ वैल्यू d इंटू a इंटू l पुट की, a तो a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाने हैं, फॉर्मूला बन जाना है। सो फॉर्मूला लर्न करना बहुत ईजी है, सिर्फ कंसेप्ट क्या करना है कि जब भी बॉडी अपने वेट के अंडर एक्सटेंड करती है, लेंथ कितनी ज्यूम करते हैं, टोटल लेंथ क्या, हाफ लेंथ, हाफ लेंथ। आपने यहाँ तक फॉर्मूला बना देना है, बट कई सम्स में ना वायर की डेंसिटी गिवन होगी, इसका मास नहीं गिवन होगा, फिर क्या करोगे, मास को डेंसिटी इंटू
और वॉल्यूम क्या होता है ए इंटू एल, ए कट जाएगा लेंथ आ जाएगा। उन्हें दसो आंसर, जिस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है कॉपर और आयरन, ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? कॉपर की कि आयरन की? आयरन की ज़्यादा डेंसिटी है। कौन ज़्यादा एक्सटेंड करेगा अपनी लेंथ के अंडर? आयरन। दूसरी गल, अगर मैं आयरन की दो रोड्स, एक छोटी रोड है 5 सेंटीमीटर है मान लो, एक कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगर लेंथ डबल कर देंगे तो इलोंगेशन 2 टाइम्स होगी कि 4 टाइम्स? क्योंकि स्क्वायर है। तो लिख लो इस फॉर्मूले के ऊपर, लिखो न्यूमेरिकल एमसीक्यू आएंगे इसके ऊपर, लिखो एमसीक्यू ऑन दिस फॉर्मूला, एमसीक्यू ऑन दिस फॉर्मूला based on ratio of elongation for different hanging wires, ठीक है। तो रेशो आती क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। फोर्स कांस्टेंट जिस स्प्रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया सी ना, F इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग को स्ट्रेच इधर किया, फोर्स इधर लगेगी F इक्वल टू माइनस के एक्स। जो के था वो कौन था? फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वाला टॉपिक क्या करता है, एक वायर को जब स्ट्रेच करोगे उसको एक स्प्रिंग के साथ कंपेयर करके उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा। पेपर च क्वेश्चन आया होंगे, एक वायर की लेंथ हाफ कर दी, बट हैपन टू स्प्रिंग कांस्टेंट, विल इट डबल और हाफ? पेपर में क्वेश्चन आता है। वायर को हाफ करके पैरेलल में जोड़ दिया या दो वायर को सीरीज में जोड़ दिया, नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। इनू तुम लर्न नहीं करना तो पेपर से दोनों ड्राइव भी कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ड्राइव करने, सिंपल सी बात है। फोर्स कांस्टेंट होता है F इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स या एक्स, इस केस में हम यूज कर रहे हैं वर्ड डेल्टा एल। तो फोर्स इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, लिख दिया। और फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली। ये कहाँ से आई है? इस फॉर्मूले से। यहाँ पे देखो F अपॉन डेल्टा एल आ रहा है, ए देखो ए F अपॉन डेल्टा एल आंदा पे कि नहीं आंदा पे? आंदा पे है ना। तो ए उधर मल्टीप्लाई हो गया, ओरिजिनल लेंथ नीचे चलेगी, तो ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। आप हर वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को आपने आंसर बताना है, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? तो अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल। जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट की कॉपी पे लिख लो, मोर द स्प्रिंग कांस्टेंट greater will be the restoring force. More the spring constant, greater will be the restoring force, ठीक है जी। तो बताओ फिर बड़ी लेंथ का रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा का छोटी का? छोटी लेंथ का। तो कौन जल्दी टूटेगी? बड़ी लेंथ टूटेगी जल्दी कि छोटी लेंथ जल्दी? जिदी इलास्टिसिटी, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, उसको तोड़ना क्या है? डिफिकल्ट। तो वड्डियां लेंथ जल्दी टूटती हैं, छोटियां लेंथ, ठीक है, याद रखना है। वड्डी पेंसिल जल्दी अद्धी हो जाती है, छोटी पेंसिल जल्दी नहीं टूटती। कारण की है? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ लग गई पहले? तो इसके ऊपर लिख दिया, ये MCQ पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या है अभी जो बात कर रहा था, ब्रेकिंग ऑफ ए वायर, ठीक है। एक तार है सीलिंग ने हैंग की हुई है, एक रॉड है, वो कदों टुटेगी, किस केस टुटेगी, किधरों की टुटेगी, असी वो पढ़ना है। हेडिंग डाल लो, ब्रेकिंग ऑफ वायर। सो व्हेन वायर इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, ये हमें पता ही है। वायर की लेंथ में चेंज, परमानेंट चेंज कब आता है किसी भी लेंथ में? जब हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रखते। सो तुसी बॉडी को नीचे स्ट्रेच कर रहे हो, नथिंग हैपन, यू आर इंक्रीजिंग द डीफॉर्मिंग फोर्स। और एक टाइम आएगा जब वो एकदम स्ट्रेच होना शुरू होगी और स्ट्रेच होती ही गई। देखो लिखा है ना, स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली, ऐसा ही होता है। पहले पहले चेंज नहीं होना, बट अगर चेंज होने को आए एकदम से चेंज हो गई। तो द मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अप्लाई करोगे जब लेंथ बिगन टू यहाँ पे फ्लो एंड ब्रेक्स,
ठीक है। फ्लो गलत है, यहाँ वर्ड लिखना, लिखो यहाँ पे द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच, लिखो द मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर विच द वायर बिगिंस to stretch rapidly and break, to stretch rapidly and break is called breaking stress, is called breaking stress। क्या कहते हैं उसे? breaking stress कवांगे नहीं ਅਸੀਂ हर डिवाइस का हर मटीरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस नोटिड होता है। जिवें तुहानूं उस दिन एग्जांपल दी थी कि कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास के चाह सर्व नहीं करनी, टी सर्व करांगे तो की होंदा गिलास क्रैक आ जाता, टुट जाता, ब्रेकिंग। इसका मीनिंग टैंपरेचर इन्ना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कोल्ड ड्रिंक ग्लास का कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकिंग स्ट्रेस अचीव हो गया, टुट गया। तो चाह वाले गिलास में जितनी मर्जी गर्म चीज़ पा लो कुछ भी नहीं होता। इवन केमिस्ट्री लैब में जो बीकर है वो भी ग्लास के है, बट हीट करते हैं उनको कुछ होता है, वो अलग मटीरियल के बने हैं, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस हाई है। हमारे घर में जो कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास होंगे उन्होंने ब्रेकिंग स्ट्रेस की है लो। जिन्हों का ब्रेकिंग स्ट्रेस लो होगा जल्दी टुट जाएंगे, ब्रिटल होंगे, जिन्हों का हाई होएगा तो वो ले टुटेंगे। प्योर आयरन जल्दी ब्रेक होगा कि एलॉय आयरन का स्टील? क्यों? प्योर आयरन का ब्रेकिंग स्ट्रेस लो है, स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है ज़्यादा। साढ़े फोन के गार्ड है 100 वाला भी आता, 500 वाला भी आता, जल्दी क्या क्रैक होता? 500 वाला लेट क्रैक होएगा, क्यों? ब्रेकिंग स्ट्रेस की है हाई। तो देखो हुन करना शुरू, लिखो, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। कॉपर का इतना सैंपल है, कॉपर का बड़ा सैंपल है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। आ गया ना? तो कल को पेपर में आ जाए कि छोटे कॉपर का पीस जल्दी टूटेगा कि बड़े कॉपर का पीस, ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों का की है सेम, ठीक है। बट इलास्टिसिटी ज़्यादा कितनी होगी, किसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा? छोटे लेंथ, वो हमें पता है, वो हमने पढ़ लिया होगा। हम ब्रेकिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कितना निकालनी है, अभी आगे करांगे। फोर्स कैसे निकालेंगे? कितना आपने नीचे फोर्स लगाया, कितना उसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन था ए, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा प्रेशर। ये वो वाला प्रेशर होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। और अगर आपने ब्रेकिंग फोर्स निकालने तो प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एरिया से। एक्सीडेंट होता है, हड्डियां टुट जांदियां, साडी बोन की भी एक लिमिट है ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो लिमिट तो घट सट लगेगी हड्डी नहीं टुटेगी, ज़्यादा लगेगी हड्डी नहीं टुट जाना, ठीक है। उहदा काम आंदा सब कुछ, ठीक है। जाओ जाओ, कितने जाना है? की हो गया तू चंगा भला? नहीं नहीं, कोई पीछे हेड डाउन कर लो, जाना नहीं। ये करो, लिखो ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट का क्या मीनिंग हुआ? वायर ਨੂੰ हैंग करता, बड़ी देर की हैंग सी, अपने वेट के अंदर स्ट्रेच भी हो रही सी। अगर बॉडी स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेस भी आएगा, बट जब स्ट्रेस उसका किसके इक्वल हो गया? ब्रेकिंग स्ट्रेस के, उसका वायर ने क्या होना? अपने आप ही टूट जाना, ठीक है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना तो ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। वेट कितना बॉडी का बोलो? mg। मास में कैसे लिखेंगे? एरिया लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू जी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? प्रेशर अपॉन डी जी। ये कहाँ से आई है? आपने क्या करना है, क्या निकाल रहे हैं पढ़ो, ब्रेकिंग फोर्स, क्या फॉर्मूला उसका? ब्रेकिंग स्ट्रेस को किससे मल्टीप्लाई करना है? और अभी आपने प्रीवियस पढ़ा था ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था वहाँ पे? पीछे फॉर्मूला किया था हमने, देखो ये वाला एकेडा का लॉन्गेशन वाला कितना सी ना फॉर्मूला, डेल्टा एल पता ना हमें ये चीज़ के बारे में, तो इसमें वही फॉर्मूला पुट करना, कुछ नहीं। और ये सारा कॉपी पिक करो, नोट करो, मैं बताता हूँ। इस स्टेप से कोई बताएगा ये कैसे आ गया? ए फोर्स है, यहाँ ये प्रेशर है, फोर्स से प्रेशर कैसे आता है? एरिया। मीन्स इन दोनों इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे? ये फोर्स थी ना, अगर हमने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाना? एल डी जी। एल कौन है? लेंथ, डी कौन है? डेंसिटी, जी कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ से लेंथ क्या आ गई है आगे? सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर इफ इट ब्रेक बाय इट्स ओन वेट, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कभी ये रोड ब्रेक होगी? रोड के नीचे फैन हैंग है, कभी ब्रेक होएगी? तन लगता है क्या अपनी मर्जी ने रोड की लेंथ बना दी? तो मार्केट से फैन की रोड लैन जाओगे ना, एक तन स्टैंडर्ड साइज है वाला मिलेगा, एक मिलेगा अराउंड 1.5 मीटर वाला, होर कोई नहीं मिलता। कारण की है पता? जिन्ने भी पखे साढ़े को बने हुए हैं उन्होंने वेट फिक्सड है। कोई भी कंपनी फैन बनाती है
ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 5 to 5.5 किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने वो वेट यूज़ करके वो मटेरियल डेंसिटी यूज़ करके ऑलरेडी दे हैव कैलकुलेटेड द लेंथ। अगर आपके पास मान लो कॉपर की रॉड है तो डेंसिटी अलग होगी, आयरन की रॉड है तो डेंसिटी की होगी अलग, बट दोनों के नीचे हैंग क्या करना है, फैन। फैन का वेट क्या होगा, सेम, प्रेशर क्या लगेगा, बिल्कुल सेम, बट मटेरियल की डेंसिटी जिसकी घट होएगी, जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उसकी लेंथ क्या होगी, लॉन्गर, जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसकी लेंथ क्या होगी, शॉर्टर। तो फैन की रॉड ने कभी नहीं क्रैक आना, हमें लगता है कि कभी फैन गिर जाएगा हमारे ऊपर, ना ਉਹਦਾ हुक टुटना ऊपरों दी, ना फैन की रोड टुटनी, नेवर, दिस विल नेवर हैपन। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन करके लेंथ बनाई गई है। जितनी ये लेंथ का आंसर मान लो आता है कि अराउंड 80 सेंटीमीटर कैलकुलेशन करके, तो पता है करते हैं वो 80 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी रॉड बनाते हैं। 80 से कम बनाएंगे देर आर चांसेस कि वो ब्रेक हो सकती है, बट ज़्यादा बनाएंगे तो नहीं टूटेगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाट शुड बी द लेंथ टू अवॉइड ब्रेकिंग, पढ़ा था हमने, ये वो वाली है। अपनी कॉपी पे लिखो ये कि अगर दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर इफ इट ब्रेक बाय इट्स ओन वेट, अगर आपने इससे ज़्यादा लंबी लेंथ बना दी तो वायर कभी ब्रेक नहीं होनी। और हर वायर के नीचे कितना वेट हैंग करना वो कौन बताता है, प्रेशर। उन्हें है ना सपोज करना कि रोड दे 3 पखे हैंड कर दोगे तो नहीं टूटेगी, देन इट विल ब्रेक, प्रेशर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। उन्होंने एक फैन के लिए वैल्यू डेजिग्नेट की हुई कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्मूले साथ साथ लिखते जाने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। ठीक है, और हमने वो भी निकाल लिया था ना अभी, व्हाट शुड बी द चेंज इन लेंथ इफ अ बॉडी स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट, डेल्टा एल, वो भी निकाल लिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मटेरियल टू अवॉइड ब्रेकिंग, वो भी निकाल दिया फॉर गिवन प्रेशर। अगर आपने स्ट्रेस ज़्यादा करना है तो लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ेगा लेंथ भी की होएगी। मतलब अगर एक रॉड के नीचे 2 पखे लाने होन एक रॉड के नीचे तो जिन्नी करंट लेंथ है ना वो तो की करनी पैनी है, डबल, फिर नहीं टुटेगी। जो 3 पखे ला दोगे 3 टाइम्स एक, ठीक है, फिर नहीं ब्रेक होगी। समझ लग गया पहला, है कोई डाउट है ये? ठीक है, नहीं बैठ जाना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग। ये हमने पहले भी किया हुआ वर्क पर एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय एक्स और कंप्रेस बाय एक्स। अब इसके में एक्स किससे रिप्लेस होना है, डेल्टा एल से, और के किससे रिप्लेस होना है, वाई ए अपॉन एल से। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। तो सेम चाहे वर्क पर एनर्जी वाली डेरिवेशन कर देना, के की जगह वाई ए अपॉन एल लिखा ना और एक्स की जगह डेल्टा एल लिखा ना। ठीक है, तो वही करेंगे शुरू, कोई थ्योरी ना लिखना, सीधा यहाँ से शुरू करो, लेट फोर्स से शुरू करो, हेडिंग डाल ली पहले। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, अगर आपने वायर को स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क करना पड़ना, ये वो चीज़ है। ठीक है, करिए स्टार्ट। सो लेट ए फोर्स एक्ट अलोंग द लेंथ, वो हमें पता है ओरिजिनल लेंथ एल थी, नीचे फोर्स एफ लगी है, एरिया कितना है, ए है। मटीरियल द यंग्स मॉडुलस एफ एल अपॉन ए, इन्होंने एक्स लिख दिया। एक्स क्या चीज़ है, कितना स्ट्रेच होया, इफ इट स्ट्रेच बाय एक्स अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्या ये जो फोर्स है एफ ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये बताओ। एक्सचेंज बढ़ता जाएगा तो फोर्स सेम रहेगी, चेंज होती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल। आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो फोर्स कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी, थोड़ा स्ट्रेच करोगे, ज़्यादा करोगे तो वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे आएगा, तो किसी भी टाइम पे एक्स अमाउंट से स्ट्रेच किया था, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, स्मॉल इंक्रीज। कितना स्मॉल इंक्रीज आया, डी एक्स। क्या किया, डी एक्स, स्मॉल इंक्रीज। थोड़ा या स्ट्रेच कितना, डी डब्ल्यू कितना आया, एफ डी एक्स। आ गया एफ डी एक्स, एफ दी वैल्यू आ गई, लिखो अपनी कॉपी पे। तो वर्क डन यहां तक आ गया। इंटीग्रेट टोटल कैसे करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रेच कितना थी 0, फाइनल स्ट्रेच कितना हो गया L।
ठीक है, एनर्जी स्टोर आ गई। और ये जो YA/L है ना, ये कौन है? K, L की है फाइनल स्ट्रेच, हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते थे, यहाँ पे हाफ के एल स्क्वायर लिख दिया। सेम वैसे डेरिवेशन करनी, फॉर्मूले ये बन जाएंगे। तो इसको हाफ F इंटू एल भी कह सकते हो। बड़े सारे फॉर्मूले बन रहे, सारे लिखो, लिखो। तो डेरिवेशन आते 2 मार्क्स के पेपर च, अगर 3 मार्क्स भी आई तो फिर एनर्जी डेंसिटी भी पूछेंगे। दे विल आस्क यू व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दे विल आस्क। पहले एनर्जी स्टोर्ड आपने निकालनी है, फिर एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम से डिवाइड भी करनी। कर ली नोट यहाँ तक? गई नोट? और एनर्जी ये भी आ गया फॉर्मूला, ये भी बन गया, हाफ FL भी आ गया। और अगर वॉल्यूम करना है इस पूरे सेटअप को, वॉल्यूम से AL से डिवाइड करोगे, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, कि आ जाएगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन फॉर एनर्जी डेंसिटी। इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। छोटे वॉल्यूम्स के लिए एनर्जी स्टोर्ड की है। ओह, एक ही हो गया। चलो वेट करते हैं। तो बेटे ऐसी है, कर लिया कंप्लीट। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच ए वायर बाय लेंथ L अंडर फोर्स F, ठीक है। और अगर फोर्स गिवन हो, लेंथ चेंज कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर फोर्स ना गिवन हो, एरिया, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस गिवन हो, तो ये फॉर्मूला। फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, तब भी 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। और पेपर में 3 मार्क में आता है, शो दैट एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस अ स्ट्रेच्ड वायर, दिस फॉर्मूला। तो मैंने ये प्रूव करना होता सारा, और ये आ जाता, देखो कोई फर्क नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया क्या था? स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ क्या था? स्ट्रेन। सिंपल सी बात। MCQ आ जाते हैं ये फॉर्म में, चौथा फॉर्मूला करेक्ट। एक ऑप्शन होगी हाफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, एक होगी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एक होगी स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस, ठीक है। तो लिख लो बेटे, कॉपी पे लिख भी लो। तो ये था सारा यंग्स मॉडल्स के बारे में कि हमने वो पढ़ लिया है। व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू चेंज द लेंथ ऑफ ए सॉलिड, नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सेटअप। हम बैलून को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोड कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अगर किसी चीज़ को इम्प्लोड करना है, छोटा करना पड़ेगा। इन बोथ केसेस वी आर चेंजिंग द वॉल्यूम। तो ये वाली कौन सी एग्जाम्पल है बताओ जो सामने है? देयर फोर्सेज आर ट्राइंग टू डिक्रीज द वॉल्यूम और इंक्रीज द वॉल्यूम। तो डेल्टा V जो निकालेंगे चेंज, वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। तो इस केस में जो फोर्स लग रही होगी सरफेस के बिल्कुल क्या लग रही है? परपेंडिकुलर के टेंजेंट? परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेस केड़ा आएगा? नॉर्मल के टेंजेंशियल? नॉर्मल। चेंज क्या होगा? वॉल्यूम। लिखा फॉर्मूला वेल। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आया इस केस में? चेंज नेगेटिव है, वॉल्यूम घट रहा है। जो वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो पॉजिटिव आता। फॉर्मूला लिखो जल्दी। और फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर। जब आपने किसी चीज़ को छोटा करना होता है, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर। तो जब भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ रहे होगे तो प्रेशर पढ़ोगे। मेरा छोटा आंसर बताना है। एक्वेरियम देखा सभी ने? बबल ऊपरों से नीचे जाते कि नीचे तो ऊपर? नीचे छोटा होता है बबल, ऊपर आते बड़ा होता है। क्यों? नीचे जब पानी से बिल्कुल डेप्थ पे जाएंगे, प्रेशर क्या होगा वहां पे? ज्यादा। अंडर हाई प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है? ऊपर आते हैं प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? उदो भी यही चीज पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस। ठीक है। तो बल्क मॉडुलस मैक्सिमम किसके लिए? सॉलिड के लिए। और मिनिमम किसके लिए? गैसेस। ये पेपर में MCQ आ सकता है। सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज करना इजी है कि डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। लेंथ तो खींच लोगे, दबा दोगे, बट वॉल्यूम की रहेगा हमेशा। 10th में न्यूमेरिकल किए थे रिकास्टिंग वाले शेप, सफेयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया। तब हम क्या इक्वेट करते थे? एरिया इक्वेट करते थे कि वॉल्यूम करते थे? वॉल्यूम चेंज हुआ मतलब कि नहीं हुआ?
ऐसा मतलब बल्क मॉडुलस हैज इनफाइनाइट वैल्यू फॉर सॉलिड। कोई भी सॉलिड होएगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है इनफिनिटी MCQ, ठीक है, पेपर 'ਚ आ सकता ਜੇ। तो बल्क मॉडुलस ਹੁੰਦਾ कि नॉर्मल स्ट्रेस ਨੂੰ कितना डिवाइड करना वॉल्यूमेट्रिक फॉर्मूला। और सबसे इजी वॉल्यूम किसका चेंज कर सकते हो, लिक्विड का कि गैस का। इसलिए बल्क मॉडुलस मिनिमम किसके लिए, बल्क मॉडुलस द रेसिप्रोकल, लिखो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं उसको। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस का क्या नाम है, कंप्रेसिबिलिटी। कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल कौन है, उसकी जिसका बल्क मॉडुलस सबसे कम होगा, सबसे इजीली उसको कंप्रेस, गैसेस। अच्छा, बल्क मॉडुलस के भी दो तरह के जे, एक है आइसोथर्मल, एक है एडियाबैटिक। मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। गड्डी का टायर फट गया, ये फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। जो प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है केड़ी की है, एडियाबैटिक, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। गड्डी टायर एकदम फट गया, गड्डी टायर के अंदरों बाहर सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। गड्डी चल रही है, टायर गर्म हो रहा है, फट नहीं रहा, टायर के अंदरों की हीट बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, बट वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। वो कौन सी होती है, आइसोथर्मल, ठीक है। कपड़े सुकने पाए हुए हैं, एकदम सुक जाते हैं कि थोड़ा टाइम के बाद सुकते हैं, इट टेक टाइम, कुछ टाइम के बाद सुकनगे ना। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस के क्रॉस टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम, उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। सारी स्लो प्रोसेसेस क्या होंगी, आइसोथर्मल। केमिकल रिएक्शन जो बहुत स्लो है वो कौन है, आइसोथर्मल। और जो केमिकल रिएक्शन इंस्टेंटेनियस सारे कौन है, एडियाबैटिक। सो वॉल्यूम चेंज करने के दो तरीके, एक ही है स्लोली यू आर कंप्रेसिंग ए गैस, एक क्या है यू आर कंप्रेसिंग गैस इंस्टेंटली, ठीक है, समझ लगी। सो वेन एवर यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम देयर आर टू प्रोसेसेस एंड बल्क मॉडुलस इज मेजरली एसोसिएटेड विद द गैसेज ओनली, ठीक है। जिथे तो गैस आएगी उत्थे बल्क मॉडुलस पढ़ांगे, जिथे सॉलिड आएगा उत्थे यंग्स मॉडुलस पढ़ांगे, ठीक है। आइसोथर्मल दूसरा कौन है, एडियाबैटिक। एक कौन है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, एक कौन होगा, एडियाबैटिक। फर्क की चीज़ है देखो। सो बल्क मॉडुलस के दो नाम है, शुरू करते हैं। तो अपनी कॉपी पे लिखो, डालो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल में मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज़ सेम रहती है, हीट के टेम्परेचर। आपने केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ी, P = nRT, अभी पढ़ी है। स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री में कट गया हुआ पहले आता था। कोई भी गैस का सैंपल होगा ना, क्या आप गैस मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल स्पीड काउंट कर सकते हो, नहीं ना। बट गैस मॉलिक्यूल पूरे चैम्बर से इकट्ठे हुए और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, गैस का वेट फाइंड कर सकते हो, क्लोज बीकर वेट भी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम प्रेशर भी फाइंड कर सकते हो, वेट अपॉन एरिया करके, टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के सब कुछ काउंट कर सकते हैं ना। तो जब भी हमने गैस की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, वो यूज़ PVT की यूज़ करते हैं, PVT। जिमें मैं अगर अपनी पोजीशन लोकेट करनी है, मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से की चाहिए, Z एक्सिस। ऐसे अगर मैंने गैस के सैंपल को स्टडी करना है, मेरे को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उन्होंने तीनों के रिलेशन अपनी कॉपी से लिख लो, लिखो आइडियल गैस इक्वेशन PV = RT, PV = R इतने कैपिटल लगाना, कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट, असी अगे काइनेटिक थ्योरी पढ़ांगे। PV = RT लिख लिया आपने। अच्छा, टेम्परेचर क्या है आइसोथर्मल में, कांस्टेंट है, तो PV क्या होना, कांस्टेंट लिख लो, PV = कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ होता है, इसको नेम करते हैं बॉयल्स लॉ, की कहते हैं। क्या प्रेशर ते वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इस केस में कि इनवर्स है, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम की होना पैना, घटना पैना टू मेनटेन प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्वेरियम के विच नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम क्या होता है वहाँ पे कम। जैसे बबल ऊपर आता है क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और कम होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया हुआ, जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, जब भी दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, अगर आप पहले को डिफ्रेंशिएट करोगे सेकंड नहीं करोगे, फिर आएगा प्लस, फिर की करोगे सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो पहले नहीं लिखोगे, लिखो करो। यहाँ के बाद पहले पार्ट में V को डिफ्रेंशिएट किया, PdV आ गया, प्लस फिर V छाड़ता, P डिफ्रेंशिएट कर देता गया, VdP, और इक्वल किसके लिख दिया 0।
क्यों यार कितनी नहीं हल्ले, कितनी नहीं हल्ले, बंद करती है। हाँ 1 मिनट रुको बेटे, कंप्लीट कर लिए बेटे। तो रीअरेंजमेंट करांगे एत तक आ जाएंगे। अब आप बताओ ये डी वी बाई वी क्या चीज़ है? ये चल जा, डी वी बाई वी की चीज़ है, डी वी बाई वी की है। चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है ये? वॉल्यूमेट्रिक। ऊपर ए कौन है? डीपी। इज इट प्रेशर और चेंज इन प्रेशर? मतलब चेंज इन प्रेशर, अगर स्मॉल चेंज इन प्रेशर आएगा तो वॉल्यूम में भी तो स्मॉल चेंज ही आया। ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया था उसको क्या करने के लिए? दबाने के लिए। और ये कौन सा होता है? बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं इसको? बट ये सारा बल्क मॉडुलस कब निकल रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट हीट पे। तो इसको क्या बोलेंगे? ई थीटा। तो जब भी आपको पेपर में एमसीक्यू आ जाना है, व्हाट इज द बल्क वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर? इट इज अ प्रेशर अप्लाइड। क्या आंसर? प्रेशर अप्लाइड। अभी इस केस में मेरी बॉडी के अंदर से फ्लूइड बाहर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंप्रेस कर रहा है। तो मेरी बॉडी के ऊपर बल्क मॉडुलस कितना होगा? जितना एटमॉस्फेयर का क्या होना है? प्रेशर होना है। समझ लगी पहले आपको? तो जब भी टेम्परेचर सेम रहेगा, व्हाट इज योर बल्क मॉडुलस ऑफ सिस्टम? प्रेशर अप्लाइड। क्या होगा? प्रेशर अप्लाइड। कल बाकी एडियाबैटिक वाला हम कल करेंगे, ठीक है।